welcome. You are welcome to our group also. Thank you, sir. Okay. So let me introduce Mr. Chandreshwar Khan is the Best Faculty Award winner of this India, and Rakesh Bhatt is a very good consultant of this disaster management, and he is from Jammu Kashmir. He will be speaking on community-based disaster management tomorrow. Harshji is a great economist, very 23 years old, but is a great knowledgeable person. And our this chief speaker today, Dr. Ram Mohan. Dr. Ram Mohan is means is a eminent good speaker. He is ambassador also, and he was ambassador. And now, luckily, we got this week because next week he is going to USA. तो हम लोग आज मैं भी बाहर गया हुआ था। मैं अपने बहुत सारे अनुभव लेके आया हूँ और दो दो महीने हमारा वेबिनार बंद रहा, बीच में एक दिन करवाए थे। And now we have come again. Nagesh Jha has also joined. He is also a great this scholar, and he will be joining and he will be giving very good input. Our topic is very good today, so let us enjoy the topic. We are waiting for Mr. Prasad. Mr. Prasad, let me ring him from another phone. I tried twice, but I couldn't get him. तो प्रसाद साहब आते हैं तो उसको शुरू करेंगे, अदरवाइज हम चंद्रशेखर खान साहब से शुरू करवाएंगे। नागेश झा जी, कैसी तबीयत आपकी, ठीक है ना? नागेश झा जी, नागेश झा जी, नागेश झा जी, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। Yes, sir. It is there. ओके, यू आर ओके ना? आप बहुत सा Yeah, कपड़ा I उपड़ा, am okay, sir. ओके, वेरी गुड। बहुत दिन बाद आप हमारे रांची में वेबिनार थोड़ी, में हाँ, आए। थोड़ी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हर्ष जी कैसे हैं? हर्ष जी, हर्ष जी, मिस्टर हर्ष, हर्षवर्धन जी कैसे हैं? Good हर्षवर्धन evening, जी, sir. Good evening, sir. I'm fine. I hope you guys are fine too. या वेरी गुड, वी आर लकी टू गेट यू, रिगेट यू नो। राकेश भट्ट जी हमारे जम्मू कश्मीर से ज्वाइन किए हैं। जम्मू कश्मीर, राकेश भट्ट जी, राकेश भट्ट जी अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए जब तक प्रसाद साहब आते हैं। विनय शुक्ला फ्रॉम लखनऊ आ गए। विनय शुक्ला जी वेलकम। सादर राकेश प्रणाम भट्ट सर। जी, प्रणाम सर। हाँ वेलकम वेलकम, बहुत अच्छा लग रहा है भट्ट जी। ये जी विजय विनय जी, राकेश भट्ट जी सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ आए, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही, आवाज आ रही है, आवाज आ ओके। रही है। मैं राकेश भट्ट हूँ और लगभग 19 साल का मेरा अनुभव है डेवलपमेंट सेक्टर में। वेरी गुड। लगभग 10 साल में डिजास्टर मैनेजमेंट में काम किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूएनडीपी के साथ में। उनके दो प्रोग्राम पेज मैंने देखे हैं जिसमें मैंने वर्क भी किया है। पहला था डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड दूसरा था डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम। एंड उनका एक उस एरिया के लिए प्रोग्राम आया था एनसीआरएमपी, नेशनल साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो मैंने उसमें भी काम किया है। उसके बाद मैं वाटर सेक्टर में आ गया, तो मैं यूपी में स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन में एज ए स्टेट कंसल्टेंट रहा 4 साल। फिर 2018 से सर मैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के लिए काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और उसका एक पार्ट, एक बड़ा पार्ट है सर, जो वर्ल्ड बिगेस्ट सर्वे है स्वच्छता सर्वेक्षण। वो मेरे समय ही लॉन्च हुआ था। तो स्वच्छता सर्वेक्षण जो सिटीज की रैंकिंग दी जाती है डिफरेंट कंपोनेंट्स पे,
उसके साथ काम करते हुए अभी मैं वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए काम कर रहा हूँ एज ए स्टेट कंसल्टेंट जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और क्योंकि सर यहाँ की टेरिटरी थोड़ी डिफरेंट टाइप की है और काफी हिली एरिया है और टफ टेरेन है, तो यहाँ के चैलेंजेस बिल्कुल अलग हैं जो अदर स्टेट्स में मेरे साथ रहे हैं। इसके साथ ही चूंकि मेरे पास 7 स्टेट्स का सर एक्सपीरियंस एक्सपोजर है, लेकिन जम्मू कश्मीर का थोड़ा डिफरेंट है सर। अरे वाह, लेकिन काम करके अच्छा लग रहा है, कम्युनिटी लेवल से लेके और स्टेट लेवल तक सारी चीजों को एक साथ देखना और आप जैसे सर बड़े लोगों से मिलना, उनकी इंसाइट्स लेना, उसके बिहाफ पे प्लान बनाना, रोल आउट करना, इनोवेशंस के लिए अप्रोच करना और वेस्ट मैनेजमेंट के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और उसके साथ जो सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल है उसको रेस किया जा रहा है सर अभी। और लास्ट ईयर सर एक अचीवमेंट यह रहा कि जो अमरनाथ यात्रा रही सर, जो काफी लंबे समय तक चलती आ रही है और लंबे समय तक चलती है, उसे जीरो लैंडफिल प्रोग्राम पे सर हम लोगों ने सर जीरो वेस्ट पे सर उसको किया। हमारा जो टैगलाइन थी जीरो लैंडफिल, तो हमने जीरो वेस्ट पे उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया उस यात्रा को। और उसी के बिहाफ पे हम फर्दर उसके लिए अमरनाथ यात्रा मैनुअल बना रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी जा चुकी है कि अगर वो मैनुअल आ जा रही है तो फिर सभी डिपार्टमेंट के साथ जो इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन होता है उसके बिहाफ पे कैसे हम पूरी यात्रा को जीरो वेस्ट सिस्टम पे कंप्लीट कर पाएंगे, इसके लिए प्रयासरत हैं। और साथ ही साथ दो नए इंटरवेंशन भी करने जा रहे हैं। एक सर है जो हम ग्राम पंचायत सैनिटेशन इंडेक्स बनाने जा रहे हैं, जो सैनिटेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट मेजर्स हैं, उनके बिहाफ के ग्राम पंचायतें अपने आप को कहाँ पाती हैं, तो उनका एक रैंकिंग सिस्टम के लिए सर, तो उसका भी फ्लो डायग्राम पूरा बन चुका है, मैनुअल्स बन चुके हैं, अप्रूवल की अभी देरी है, बस अप्रूवल होना बाकी है उसका। और ऐसे सेम पैटर्न पे जो कि टूरिस्ट हॉटस्पॉट हम यहाँ करेंगे जीओ से JNK ने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइन आएगी जो सभी स्टेट पे लागू होती है कि जितने भी टूरिस्ट हॉटस्पॉट है वहाँ का जो सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विसेज या IC किस लेवल पे होनी चाहिए, उसके लिए उनकी भी एक रैंकिंग है, उसे हम लीड रैंकिंग कहते हैं। हम लीड रैंकिंग देंगे जो हमारे होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लॉज हैं या जो भी हमारे टूरिस्ट और विजिटर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनकी कैटेगरी है, उसमें टूरिस्ट ऑपरेटर्स की हैं। तो उसमें कैसे हम सैनिटेशन सर्विसेज को प्रमोट करेंगे, सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल को प्रमोट करेंगे और उससे फॉल कैसे बढ़ेगा और फिर इकोनॉमी कैसे जनरेट होगी, उस पर हम काम कर रहे हैं सर अभी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग बहुत लकी हैं कि भट्ट साहब को कश्मीर से हम लोग उनकी इच्छा से, हमको जोशी साहब ने बताया कि भट्ट साहब हम लोग के ग्रुप में अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, तो हम लोग नॉलेज के पुजारी हैं। हम लोगों को बहुत अच्छे ये नॉलेज कीपर डिजास्टर मैनेजमेंट के एरिया में राकेश भट्ट जी के रूप में मिले। So we are very happy to get you. Malika, you have come, no? Malika, can you introduce yourself? Malika, unmute कीजिए। Malika, हाँ जी। Hello, good evening, sir. My name is Malika. हाँ जी। And I'm the student of Himachal Pradesh University, Shimla. Okay, from Shimla you are speaking. Very good. How is the cold there? हाँ जी sir. Yes. Cold कैसा है? How is the cold? Cold बहुत ज्यादा होगा। ज्यादा है sir. बहुत ज्यादा है, हाँ। Take care of yourself and remain in our group, no? अपना फोन नंबर दोनों दे दीजिएगा। मल्लिका और एक और आई हैं, दोनों हम लोग उनको अपने ग्रुप में शामिल करके बहुत खुश होंगे और आपको हमारे ग्रुप में आके बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा और इतने अच्छे स्पीकर आपको बोलेंगे जो अभी आपको थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं, प्रकाश साहब को कई बार हमने फोन लगाया तो उनका फोन लग नहीं रहा है, तो तब तक हम चंद्रशेखर खान साहब से अपने अजय श्रीवास्तव साहब भी रांची से आ गए। श्रीवास्तव साहब वेलकम। अजय श्रीवास्तव साहब वेलकम। अजय श्रीवास्तव साहब आपका स्वागत है।
ये बहुत बड़े विद्वान हैं, रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज के बॉटनी के हेड हैं, और हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे लोगों को पाके हम लकी अपने को पाते हैं। और लेकिन बहुत दिन हो गया, हम लोग प्रोग्राम नहीं करा पाए थे, हम अफ्रीका चले गए थे। नीलेश नारायण प्रसाद, आप भी आए, बहुत अच्छा लगा। नीलेश नारायण प्रसाद, आपका स्वागत है। और हम अब रिक्वेस्ट करेंगे अपने आदरणीय चंद्रेश्वर खान साहब से, तब तक हमारे आदरणीय प्रसाद साहब आ जाते हैं, हमारे टीम के सबसे बुजुर्ग और सबसे अनुभवी, सबसे ज्ञानी व्यक्ति, जिनको हम लोग अभी मिस कर रहे हैं। तो जब आ जाते हैं तो फिर उनका हम फिर से स्वागत करेंगे। तब तक हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे राम मोहन साहब आ गए, और हमने दुनिया में देखी, कई जगह हम गए, थाईलैंड गए, वहाँ गए, ये दुबई गए, घाना गए, आगरा गए, अफ्रीका गए, सब जगह देखा हमने। और लेकिन हमसे भी ज्यादा हमारे पर ये राम मोहन साहब और दिलीप सिन्हा साहब सारे जगह घूमे हुए हैं। तो हमने अपने देश की तुलना की मैंने तुलना की गति को दूसरे देशों की तुलना की गति से कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद पाया कि हमारे यहाँ भी बहुत कमी है। इवन पीपल यू यूज टू से दैट अफ्रीका इज बैकवर्ड और घाना बैकवर्ड, लेकिन घाना को मैंने देखा तो इतना साफ सुथरा, इतना बढ़िया था उसका अरेंजमेंट। लोग पीछे थे, लोग नॉन वेज थे, लेकिन कभी किसी दो आदमी को लड़ते हुए हमने नहीं देखा। अंजलि राज आपका खूब स्वागत है। और हम लोगों को ये स्टूडेंट लोग जो आ रहे हैं उनसे बहुत खुशी हो रही है, विद्वानों के साथ। अंजलि राज बीआईटी मिश्रा में रिसर्च स्कॉलर है। अच्छा, इस मिश्रा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अजय श्रीवास्तव साहब शायद बुलाए होंगे आपको, और मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे स्कॉलर आते हैं। और मिश्रा जी, आप अपना थोड़ा सा परिचय दे देंगी तो अच्छा रहेगा। अंजलि मिश्रा जी। Sir, I'm Anjali Kumari, research scholar in Department of Bioengineering and Biotechnology at Birla Institute of Technology, Misra, Ranchi. Yes, sir. I have done my MSc in Biochemistry and Molecular Biology at Central University of Kerala, and did JRF in Department of Environmental Engineering at IIT ISM, and right now I'm doing a PhD. Very good, very good. Thank you, sir. We are welcoming you. Okay, Madam Todang have also joined. So welcome, Madam Todang. Please introduce yourself, Madam Todang. मैडम टोडेंग। अच्छा, तो मैं इस बीच में चाहूंगा प्रसाद साहब हमारे चीफ स्पीकर का स्वागत करते हुए और उन्हें बोलने के लिए आमंत्रण दें। और दोनों विद्वान हैं, एक से एक, चंद्रेश्वर खान साहब भी, राम मोहन जी भी, हम उनको सुनना चाहेंगे। अगले सप्ताह वो अमेरिका चले जाएंगे तो हम नहीं सुन पाएंगे। तानिया शर्मा हैज आल्सो ज्वाइंड। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी न्यू कमर्स का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं प्रसाद ये चंद्रेश्वर खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया हमारे मुख्य वक्ता को सम्मान सहित हम आमंत्रण दें। चंद्रेश्वर खान साहब, आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। सबसे पहले तो आपके बिना ये 2 महीना बड़ा ऐसे कट नहीं रहा था। किसी तरह से ये हुआ। उमेश जी भी बोल रहे थे कि जो अमिताभ जी के रहने से कार्यक्रम होता था, हम बोले कि नहीं, वो पिलर हैं। और आप जो कर पाते हैं वो आपका जोश है, आपकी जुनून है, आपकी
चाह है कि कैसे लोग आगे बढ़ें। और इस कार्य में बिल्कुल शुरू से मैं पीछे मुड़ करके जब देखता हूँ तो प्रसाद साहब तो मूर्धन्य पुरुष हैं और अखौरी साहब, राम मोहन साहब बड़े ही प्रखर विद्वान, बहुत ही अच्छे विश्लेषक, बेबाक बात और ज्ञान के खजाना। जहां जहां भी खजाना है अमिताभ जी उसको बड़े चून करके लाते हैं, और खजाना को हमने कितना जाना ये हम सबों के लिए महत्वपूर्ण है। आज मुझे बेहद खुशी है कि हम लोग तो जो बराबर आते हैं वो आते हैं, युवा भारत हमारे बीच है। और ये मैं अमिताभ जी इसलिए बोल रहा हूँ राम मोहन साहब को कि अब जो चुनौतियां जो आने वाली हैं, तुलना हम इसलिए करते हैं कि जहां हमें सीखना है, जहां हमें चुनौती स्वीकार करनी है उसे स्वीकार करना है, और ये युवाओं को ही करना पड़ेगा। तो आज का हम लोग धन्य हो गए कि अमिताभ जी ने अजय जी और दूसरे लोगों के सौजन्य से इतने तेजस्वी बच्चों को, हमारी नजर में हम लोगों का केस पक गया है इसलिए बोल रहा हूँ, कोई पीएचडी स्कॉलर है, कोई शिमला में है, कोई इस तरह से स्टडी कर रहा है, और सारे चीजों में आप देखेंगे कि आपको इसका बड़ा फायदा होगा। और बहुत सारे ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जिनको आप अपने शोध कार्य में जिनसे आप सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो बिना अधिक समय लिए हुए, राम मोहन साहब कई देशों के राजदूत रहे हुए हैं, कई देशों के रहे हुए हैं। डाटा जो है उसका 1% डाटा भी हम लोगों में किसी के पास नहीं। अब 90% इंडियन लोगों के पास नहीं होगी जितना डाटा इनके पास है, और इनके लिप्स पर है। हाँ, इनके लिप्स पर वो बहुत ही डीप स्टडी का प्रभाव। तो ऐसे व्यक्ति को सुनना अपने आप में हमें वो त्वरित गति देता है, जिसको लेकर के हम भी उनसे बेंचमार्क तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन चीजों को एक आदर्श के रूप में हम देख सकते हैं। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि राम मोहन साहब को सुनेंगे हम लोग, और ये अपने बेबाक बात के लिए जाने जाते हैं, पूजे जाते हैं, और जहां कहीं देश के उत्कर्ष उत्थान के लिए काम की बात हो उसमें ये शामिल रहते हैं। इन्हीं शब्दों और भावनाओं के साथ सर आपको प्रणाम, और आपका आगमन हमेशा न सिर्फ वातावरण को आलोकित करता है बल्कि हमारे अंतरतम को प्रभावित करता है, आलोकित करता है। With these few words, may I request the stalwarts of the world, Ram Mohan Saab, the eminent ambassador of the world, to enlighten us about the subject which Amitabh ji has so carefully chosen, and he gracefully agreed for this. With this, thank you very much, and welcome, sir. We are awaiting to listen to you. Thank you very much, Mr. Khan. The topic of today is something which I would prefer to talk in English with my Hindi explanation once in a while. We will talk about the development of India compared to the development elsewhere, similar countries and different countries. First of all, we must define development. Development is the gauge of self-sufficiency. A country which is self-sufficient is a developed country. India is not a self-sufficient country. It depends on many things from outside India. United States is one of the few, I think the only developed country in the world because it is self-contained. If you close all the borders of United States of America, it can survive. It doesn't need anything else from the world to survive. To prosper, it requires resources from other places. But intrinsically, internally, America is the only country which is self-sufficient. India lacks many things. India lacks resources, and principally it lacks
petroleum. In this part, from the last century, 50 years, from 1850 onwards, India has become dependent on other countries for oil and development, electricity, and whatever you see today, your mobile that you are working on or your computer, everything depends on electricity which comes from fossil fuels. Mainly, of course, about 90% of India's electricity is generated from coal and imported petroleum. Similarly, India has, I'll talk about the percentage of development in India, but this is not a very clearly defined parameter. So I would first I'll prefer to talk about the growth of the GDP of India, which now stands at about 7.7% per year, which is today the highest in the world. The nearest country which comes close to it is Brunei. Brunei is a country of 4 lakh people. It has enough petroleum for 40 lakh people. So it is a super rich resource country. The United States has a comparative rate of growth of about 2.5%. China has also come down to 2.5% from about 11% about 10 years ago. And all the countries of Europe are ranging between 1% to 3%. All countries in Asia or Southeast Asia are between 3 and 4%, which includes Vietnam and Indonesia, which are the fastest developing countries in the world, apart from India. Latin America is a closed, very few people know about Latin America, but Latin America is inching towards becoming a self-contained continent, that it doesn't require anything from anyone to survive. And I have lived in Latin America for a number of years, and I have seen how in the last 20 years it has grown, and today it is self-sufficient thanks to rapid development, very high education, and very nationalistic feelings. Africa, where the host of this conference has spent about a month or 2 months, is a country in progress. It has a very high dependence on outside Africa, because it was the whole continent of Africa is divided into 3 parts. One is the Arab North Africa, Central British and French colonies colonized Africa, and southern part, which is British colonized Africa. All the resources from Africa so far have been sucked out of Africa. The richest continent in the world is today the poorest nations, is conglomeration of poorest nations, where you can imagine a comparison that someone made today, this afternoon. I was talking to someone. He said that Chota Nagpur in Bihar, that you connect with, about 50 years ago, was one of the most backward areas in this part, the eastern part of India. The condition of Africa is like Chota Nagpur. But Chota Nagpur has developed principally because of the steel industry which started and flourished in Jamshedpur, and coal mining and other resources, hydroelectric projects and other things which have progressed. Africa is also progressing. One must talk about other countries in Southeast Asia that we connect to, that is very near India. Bangladesh has a growth of about 5% this year, which is the highest in this area. Pakistan has a growth of, according to them, -1%. That means every year its country GDP is contracting by 1%. Nepal is about 0.5%. Bhutan is 3%, but it is a very small country. Sri Lanka is 1%. Maldives is -2%.
What else to talk about? India is surrounded by, I would say in a very bad language, beggars all around us. Bangladesh is progressing, but it's progressing at the loan of China and other countries, including India. Internally, Bangladesh has nothing. It is an artificial industrial country now, artificial agriculture-rich country. But we need not compare ourselves with Bangladesh because many parts of Bangladesh is like many parts of India also at the moment. So the difference of development can be noted in your utilization of resources. Overutilization of resources does not necessarily mean development. You can see the Middle East, West Asia, Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Syria, Oman, Bahrain, UAE, and Qatar. They have nothing, but they have oil. So oil alone gives them a development index about 5 times higher than what it has to be. But what is happening is that the fossil fuel, the petroleum, is going to finish in this world, or at least it will reduce to about 10% of the current value in the next 40 to 50 years. After that, all these countries, especially the biggest country there, Saudi Arabia, Turkey to a certain extent, and all the other small countries which were lands of sand about 100 years ago, will return back to lands of sand. So development is also time related. A country can be developed at the moment, like Russia was, a very developed country compared to United States, but because of many factors, including the wayward form of government, one dictatorship after the other could not hold back the industrial growth. So now it is about, they have a growth of about 2 to 2.5%, which is below the acceptable rate. The acceptable rate of growth should be 5%, which I think only about 10% of the countries, 194 countries today we have, not more than 20 countries have a growth of 5% or above. So how do we compare India with other parts of the world? We have the impoverished world, which is Africa, impoverished world in Southeast Asia. Relatively, I wouldn't say impoverished, but relatively impoverished, because Indonesia and Malaysia and Vietnam are doing pretty well, and Taiwan has a GDP growth of the same as China, about same as what China used to be, about 7 to 8% compared to India. Growth depends on how much development you are ready to share. India is a leader in this factor, especially it came out during the COVID time, 2 years of the international difficulties of COVID. It showed that India, by gifting and selling or even donating or selling at a very low price the Indian vaccines, helped other countries cope up with the industrial happening, that means industrial standstill in many countries because of COVID. So the world has recovered from one COVID. We don't know what other COVID will come in the next few years or next 10 years. So I think I will talk about India. India is doing pretty well from a growth of about 2% generally in the 50s and the 60s and early 70s. We have now risen to a growth of about 7.7%. Just before COVID, in January, before COVID-19 came, 1 month before the COVID struck India, we had attained a growth of 8.1%. How it happened is
not for me to say. You have to see what is happening around the world, because this is discipline. And it is surprising that in such kind of growth only can happen in dictatorships, where the people are forced to work, forced to study, and forced to produce for the nation. India, in spite of being a democracy, it has given statistics which say that India is a dictatorship. Otherwise, in no other country, no other nation, growth can be achieved without the dictatorship. Even the United States of America, which is a dictatorship of the deep state of the United States, which is the strong deep state is the industrial base of America, which dictates policy, foreign policy, the welfare of the people. So India is a strange, that's why there are a lot of problems. Or if you read the newspapers of the West, of America, of Europe, especially Britain, they are surprised that India, still an average poor country, is thriving so fast, which is a kind of a system of government which the West calls that it is Hindu dictatorship. Well, they can call what it is, but it is good for us, so it is good. So this is the development comparisons of India with the rest of the world. If anyone has any specific ideas about me to compare any area of the world, why it is going up or going down, why China is suddenly gone down from 10-11% to 2.5%, or America, which has sustained a growth of between 4 and 7% in the last 70 to 80 years, continuously, in spite of all difficulties, 2 world wars, the petroleum war, and all the things. I'll talk about a country which the host was mentioning, Ghana. Ghana is a erstwhile British colony which got independent in 1962. There was a very famous leader of Ghana, Nkrumah. Nkrumah was, he had also come to India. He was a big fan of Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru, and he joined the non-aligned movement also. And India and Ghana had very good relations. We developed some business, and it is growing now. A lot of Indians have gone and settled or are working in Ghana, like in many other countries of West Africa or East Africa. And they are also prospering. They will catch up very fast with the rest of the world. It will take about 10 more years for Africa to come up, provided they don't get into wars. Right now in Africa, in Niger, the French, which was a French colony before, is interfering into that government, because Niger has now become probably the biggest source of uranium in the world. France left Niger a long time ago, but when they discovered that the erstwhile colony has come upon such a big stock of uranium, they have come back there, which is called clandestine neo-colonialism. That means they started interfering, and their main aim is to keep the Niger uranium for themselves and also not to let others enjoy that. So this is the kind of interference which goes into many countries of Africa and Southeast Asia. China does this, Russians do it, the Arabs do it. So the real potential of development of these countries is diminished because of these international policies. The United Nations, 194 countries. In 1945, it was thought that there are only 5 developed countries, and they made 5 permanent members of the Security Council. But the complexion has changed completely, and that's a separate topic that becomes an international political topic.
but about 60 countries of the world are below the poverty line or below the subsistence line. That means they don't get enough to eat. That even countries which are monetarily rich sometimes have this difficulty in feeding their own people. One example is Pakistan. Pakistan is a country which was built basically on western part of India. The land of Pakistan is more fertile than India. And not only more, it is about 40% more fertile than India. And today the production per acre is about 1/6 of India. That means their production is 10 times low than what it should be. That's why, in spite of being agricultural country, they have to import food, whereas it should have been exporting food. So that is because that hampers its development. A country like India, which has to grow on all fronts, agriculture is our base now. It is still growing. We have reached a potential, they say, of about 60 to 70% of what it could be. And if nothing goes wrong, if the climate, etc., is okay, we should be able to feed about twice our population. As our population is 142 crores, we can easily afford to fully feed about 300 crores people. Right now, we're feeding about 165 crores. About 25 crores more than what we have. America has a very good agriculture, but their agriculture is declining. It is declining because earlier they used to offer subsidies to farmers to produce the grains. But right now, the grain have lost about 30% in production. That also makes America a poor country. That means it's just about enough to feed themselves. Of course, the population is only 35 crores, so they don't have much problem because they have everything else. So this is generally the world scenario. That development is not uniform. Of course, it cannot be uniform because levels of countries can be different in education, in mineral resources, in agriculture, the fossil fuel deposits, and the education of the people. Education in the world is lacking. Only about 40% of the world is sufficiently educated. About 60% of the world is less educated. Out of that, about 20% are least educated. Least educated means, in Indian terms, in Bihari terms, जो लड़का 5वीं तक नहीं पास किया वो least informed, least educated. So the world also suffers this problem. India, luckily, our literacy rate has gone up, our education level has gone up. I think the whole of India, the 18 years and above, the average education today is of matric. That means about 10 classes of school education, secondary education. The world over, it is not that much. World over is about 3rd class, 4th class. Europe is just about slightly more than India. So all these are factors of development. We are doing very well. Thank goodness, I don't know, war, climatic disasters, earthquakes, etc. may hamper India, may hamper its development. But we are developing and we are a source of encouragement, especially in African countries, for development. Most of them are now following the Indian system or Indian way of going about in agriculture and industry. They have left the American system, American and the British or the French system of development, because they cannot do that fast because the education is lacking. So India is a source of inspiration for Africa and some countries in Southeast Asia also. Of course, India has many competitors,
competitors. Out of the 194 countries of the world, I think 94 must be think ill of India. India is not a very popular country. So I've talked about what India and development around India is like, how we compare. We are doing very well. Luckily, if we stay out of war and famine and earthquakes and wars and popular displacements. Popular displacement, that means you see the Rohingyas everywhere, even in my area where I live. Suddenly, about 40 families of Rohingyas have appeared. So this kind of disturbance and development is a big factor. ठीक है, आप लोग अब बतलाइए किसी जनरली मैं बहुत प्रिपेयर नहीं किया, मैंने प्रिपेयर नहीं किया, अपने जनरल नॉलेज से बतलाया आपको, कुछ स्टैटिस्टिक्स देखे थे मैं, लेकिन आपको किस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी है, जितना हो सकता है मैं बतलाऊंगा, नहीं तो और पता करके आपको बतलाऊंगा। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा डाटा, इसी में जनरल नॉलेज पर ही इतना अच्छा डाटा आपने दिया और बहुत सारे कारण भी आपने बताए स्लो स्पीड ऑफ डेवलपमेंट का। एंड लकीली आई मेट वन इंडस्ट्रियलिस्ट हु इज द फार्मा इंडस्ट्री के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कॉफी से मिला हमने, तो उन्होंने बताया कि देयर आर प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज एंड यू टोल्ड मी दैट रिसोर्स का यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होता। देयर आर प्लेंटी ऑफ लैंड्स आल्सो, और फर्टाइल लैंड है जिसको वहाँ के लोग यूटिलाइज करना नहीं चाहते हैं, वहाँ के लोग लेजी हैं। अच्छा, गोल्ड माइन बहुत है घाना में। गोल्ड माइन ये क्या करता है कि गोल्ड माइन्स को पहले दुबई भेजता है और दुबई में भेजने के बाद में फिर उसको वहाँ से रिफाइन करके डबल कॉस्ट में यहाँ पे परचेज करता है। तो इससे उस घाना की इकोनॉमिक्स बहुत खराब हो गई है। वहाँ इतनी महंगाई है, 600 रुपया किलो आलू, 800 रुपया किलो टमाटर, एक गोभी खाली 450 रुपया का। तो इतना महंगा है कि वहाँ के लोगों को सफोकेशन होता है। लेकिन यदि कोई जुझारू आदमी अब घाना में आकर के इंडस्ट्री करे, और बहुत सारे इंडियन दे हैव सेटल्ड देमसेल्व्स, दे टेल दैट ये स्वर्ग है, आप यहीं पे आके बस जाओ, बट दे आर वेरी पीसफुल, वेरी कॉम पीपल। और इंडिया में हम देखते हैं कि जिस तरह से हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं उसमें बहुत सारे ऑब्स्टैकल आते हैं, बहुत सारे, हम अच्छा काम भी कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं और उसका क्रेडिट हम जो प्रोग्रेस करते हैं उसका क्रेडिट अपने खुद ले लेते हैं। और इतना गंदा पॉलिटिक्स इंडिया में है कि हमारे ख्याल से 90% तो हम लोग का अभी कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, तो चांद पर जो इंडिया गया उसका कितना क्रिटिसिज्म हुआ, और जितने अच्छे अच्छे काम हम लोग कर रहे हैं, जैसा सर ने बताया कि वी आर प्रोग्रेसिंग, हमारा डेवलपिंग स्टेज अच्छा जा रहा है, लेकिन इसके क्रिटिसाइजर कितने हैं, उनको माने उखाड़ फेंकने के लिए, जो हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहता है उसको उखाड़ फेंकने के लिए 10,000 आदमी तैयार है। और ये जो निगेटिव लोग होते हैं ना, इंडिया में जितने लोग निगेटिव हैं, इनका काम ज्यादा से ज्यादा है कि वो प्रोग्रेस कर रहा है उसको मार के गिराओ, उसको ज्यादा बोलने मत दो, हमारे नीचे में हमारा तलवा चाटते रहे। ये सिस्टम हमने देखा इंडिया में बहुत खराब है। हमारे जैसे और नेचुरल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रॉपर रिसोर्स पर्संस फॉर दैट ऑल्सो, सब चीज में पॉलिटिक्स है, सब चीज में पॉलिटिक्स है। और कैपेबल आदमी तो रह जाते हैं और 5 क्लास 7 क्लास फेल मिनिस्टर और बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर वगैरह बन करके और बड़े बड़े लंबा भाषण देते हैं और काम करने वालों को इतना गाली देते हैं, इवन डेवलप भी हो जाते हैं, जो रिच भी हैं और दूसरे का पैर काटने में चूकते नहीं है। ये तो इंडिया की रही। और वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे थाईलैंड भी हम लोग गए थे, हम भी गए थे, ये भी गए थे, जोशी जी भी गए थे,
हमने कभी किसी को लड़ते हुए नहीं देखा। जिसको जितना मिल जाता उसी में संतोष करते हैं। अभी जैसे अभी हमारे बीच में जैसे स्कॉलर हैं डॉक्टर विद्यानाथ जी झा जी, उन्होंने कहा, उन्होंने हैंड रेज किया था। मैं उनसे भी जानना चाहूंगा वो क्या पूछना चाहते हैं। राकेश भट्ट साहब भी जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ। लेकिन हमने जो अनुभव किया है, हमने जितना स्ट्रगल किया, हमने जितना आगे, हमने बहुत बढ़ाने का चेष्टा किया अपने बिहार को, इसको, इसमें, और हमने अपने पर्सनल लेवल पे किया। ये सारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जानते होंगे और बाहर के भी सारे लोग जानते होंगे। लेकिन एकदम एकदम मतलब हम लोगों को कोई प्राइज नहीं मिलता है, प्राइज नहीं मिलता है। ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये ऐसे क्या कर दिया, वैसे क्या आपने कर दिया, ये तो सब फालतू चीजें ये सब। और जिसमें पैसे का स्कोप हो, जिसमें गलत काम करने का स्कोप हो, उसको प्रेफर करते हैं। ये हमको ऐसा लगा। हम डॉक्टर विद्यानाथ झा जी से कहेंगे कि उनका क्या प्रश्न था, वो प्रश्न पूछें और इस संबंध में अपनी राय दें कि और स्पीड से हम लोग कैसे आगे बढ़ें, भारत कैसे आगे बढ़े। फिर राकेश भट्ट साहब से पूछेंगे। अजय श्रीवास्तव एक से एक बड़े विद्वान हमारे बीच में हैं, और हम विद्यानाथ झा जी से पहले पूछ लें। विद्यानाथ झा जी, विद्यानाथ झा जी, डॉक्टर विद्यानाथ झा जी, डॉक्टर विद्यानाथ झा जी, आपका माइक लगता है वहाँ कुछ टेक्निकल एरर है। अच्छा, टेक्निकल एरर है, उन्होंने हैंड रेज किया था। तो डॉक्टर राकेश भट्ट आप क्या बोलना चाहते थे? डॉक्टर अजय जी भी बोलना चाहते हैं। डॉक्टर राकेश भट्ट, डॉक्टर राकेश भट्ट, आपको तो बहुत अच्छा, व्हाटएवर यू वांट टू कंट्रीब्यूट प्लीज कंट्रीब्यूट। हाँ जी, बोलिए। सर ने सर बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत सुन के अच्छा भी लगा कि ये हमारा स्टेट है वो बहुतों से बहुत बेहतर है। सर मैं एक सवाल मेरा है कि नेशनल लेवल पे ये हमारा जो ग्रोथ रेट है, इसका इम्पैक्ट जो है एक सामान्य जन जो हमारा आम पब्लिक है जैसे कह सकते हैं, तो उसके लिए क्या इंडिकेटर होगा कि हम ग्रोथ कर रहे हैं? जैसे 7.7% के आसपास हमारा नेशनल ग्रोथ रेट है, और जो हमारा आम पब्लिक है वो कैसे समझेगा कि हम ग्रोइंग स्टेज में है या हमारा जो ग्रोथ का लेवल ये चल रहा है, या उसके इम्पैक्ट या इंडिकेटर्स कैसे समझेंगे एक सामान्य भाषा में सर? तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे चीजों कि हम ग्रोथ कर रहे हैं बियॉन्ड द डेटा। जी, ऐसा है कि देखिए सोसाइटी को बहुत सारे लेवल में स्ट्रेटा बनाना पड़ेगा। जैसे कि वेदों में है 4 जाति है, वो जाति वो ब्लड के हिसाब से नहीं है, वर्क के हिसाब से है। वैसे ही इंडिया में बहुत सारे लेवल्स है, वर्कमैनशिप है, एजुकेशन है, काम करने वाले हैं। अभी देखिए इंडिया में मिडिल क्लास करीब 50% हो गया, 60 से 70% मिडिल क्लास हो गया इंडिया में। 60 से 70 करोड़, जो 1947 में 5 करोड़ था। सो दिस इज ग्रोथ। ग्रोथ जो होता है ये सबको हर लेवल पर उसी 10 टाइम्स नहीं बढ़ा है, कहीं पर वो 20 गुना भी बढ़ा है, कहीं पर थोड़ा 10% भी बढ़ा है। तो इसको मैथमेटिकली नहीं सोच सकते हैं। 7.7% ग्रोथ जो है, उसमें जो रिचेस्ट 1% जो है उनको 7.7% ग्रोथ नहीं मिल रहा होगा, उनको 5% ग्रोथ मिल रहा होगा। जो मिडिल क्लास के हैं उनको 7.7 से ज्यादा ग्रोथ मिल रहा होगा, 8% 9% मिल रहा होगा। और जो लोवेस्ट जो है, अब तो इंडिया में पॉवर्टी शायद जो लोएस्ट लेवल ऑफ पॉवर्टी हम लोग खत्म कर चुके हैं, वहां पर 10-11% का ग्रोथ रहा है। इसलिए मिक्सचर होता है। उसके अलावा रीजनल होता है। कुछ एरिया में कितना भी ग्रोथ, कितना भी पैसा डालिए, कितना भी दिमाग डालिए, कितना भी उस पर कोशिश करिए, वहां पर ग्रोथ होगा ही नहीं। आप जहां पर बैठे हैं वहां उस स्टेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। बिहार पर देखिए 13 करोड़ का पॉपुलेशन है, 10% ऑफ इंडिया। 10% नहीं है, 9.7% के करीब है, 9.8% के करीब। तो उनको 9.7
परसेंट ऑफ नेशनल रिसोर्सेज मिलना चाहिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि पिछले 40-50 साल में उनको 11 से 12% का इन्वेस्टमेंट हुआ है कंट्री का। कंट्री के सरकार का नहीं कह सकते हैं, पूरा कंट्री का जो वैल्यू है उसमें बिहार में बहुत पैसा लगाया गया। जब उसका कोई रिजल्ट नहीं आया तो अब जो है सो कम हो गया, क्योंकि एब्जॉर्ब करने की ताकत ही नहीं है। अगर भारत सरकार बोले कि आप 100 करोड़ का प्लांट लगा लीजिए बिहार में कुछ चीज बनाने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए, कंप्यूटर बनाने के लिए, तो बिहार गवर्नमेंट पहले ही कहेगी ये हम नहीं बनाएंगे, हमको आप पैसा दीजिए जो हम अपने आप पर खर्च करें। बिहार का इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसीलिए हो गया कि उनका बिहार में परसेंटेज ऑफ करप्शन जो है वो 33 to 40%। महाराष्ट्र में भी करीब करीब उतना ही है, 20-25%, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जो बिहार जैसा बीमारू स्टेट जो है, बीमार जो हो गया, इसलिए कि इन्वेस्टमेंट टू डिविडेंड बहुत कम है। जितना पैसा बिहार पर खर्च किया जाए या एजुकेशन में खर्च किया जाए या किसी में चीज में खर्च किया, उसका रिटर्न नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ बैड पॉलिटिक्स। ये अब पॉलिटिकल साइंस के तो ये डिबेट नहीं है, लेकिन दूसरे स्टेट में जैसे कि जहाँ हम रहते हैं उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के पास, यहाँ हमने 10-12 साल में देखा है ड्रामेटिक डेवलपमेंट हुआ है। जैसे हम जेवर एयरपोर्ट एक बन रहा है दिल्ली को ऑल्टरनेटिव, उसके नजदीक ही रहते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं कि रोज अगर हर हफ्ता बाद जाइएगा, सड़कों घूमिएगा, देखिएगा एक नया फैक्ट्री बन रहा है। अब बिहार में जाइएगा, देखिएगा, सड़क पर चलिएगा पटना से नवादा, तो बहुत सारा पहले जो इंडस्ट्री था वो बंद हो गया है। ये डिफरेंस है गवर्नेंस में। वैसे रशिया का जो डेवलपमेंट हुआ था स्टालिन के अंडर में, 40 साल तक वो प्रेसिडेंट या कहिए सब कुछ था, उसने डंडा लगाकर सबसे काम करवाया। नेशनलिज्म बाय फोर्स, सबको कहा तुम रूसी हो, तुमको काम करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, आराम नहीं कर सकते हो, पढ़ो। तो एजुकेशन में रशिया टुडे, आपको बिलीव नहीं है, अमेरिका से ज्यादा लिटरेसी रशिया में। तो चैनलाइज करना पड़ता है एफर्ट। हिंदुस्तान में कुछ स्टेट में बहुत एफर्ट हुआ है। जैसे आप चले जाइए मिजोरम में, जो बहुत पुअर स्टेट था, इतना डेवलपमेंट हुआ है। अरुणाचल में देखिए, असम में हो रहा है, कलकत्ता में, बंगाल में हुआ था, लेकिन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के टाइम में रिवर्स हो गया। जो सबसे इंडस्ट्रियल कैपिटल था कलकत्ता, और कोलकाता जब बना तो वो धीरे धीरे जितनी इंडस्ट्री थे, जितने मारवाड़ी लोग थे कलकत्ता में, सब चले गए बम्बई। वैसे ही है इंडिया का डेवलपमेंट, बहुत अनइवन डेवलपमेंट है। तमिलनाडु में चले जाइए, इतना खूंखार सरकार है वहां पर, एकदम टोटली इलॉजिकल। देखिए तभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। हैदराबाद में जाके देखिए, वहां भी वैसे ही चोर गवर्नमेंट है, लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि सरकार वहां चाहती है, एडुकेटेड है वहां पर। बिहार में आप 8th क्लास पास 9th क्लास फेल कहते हैं कि हमारे ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिलती है। अरे तुम्हें तो 8वीं पास में नौकरी मिल गई, दूसरों का क्यों सोचते हो? ये जो कल्चर है बिहार के बारे में हम कहना चाहते हैं। कुछ हद तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में भी यही है। तो वहाँ पर सरकार स्ट्रांग होनी चाहिए तो डेवलपमेंट विल कम। और जैसे कि रशिया का एक्सपेरिमेंट है, बहुत लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन हम तो कहते हैं कि स्टालिन जो था 40 साल तक रूल किया, फ्रॉम ए सिक नेशन he made Russia into the second most powerful nation of the world. It is still the second most. इसलिए एफर्ट चाहिए। और देखिए अफ्रीका में कुछ मूवमेंट चल रहा है। मुझे एक
3 साल तक मैं अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के डायरेक्टर थे, नॉन वोटिंग डायरेक्टर। मतलब कुछ लोग होते हैं अफ्रीकन कंट्रीज वाले हैं, वो वोट कर सकते हैं, परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल भी वोट कर सकते हैं, बाहर के लोग सिर्फ डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टर थे। हमने देखा इतना रिसोर्सेज है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एवरेज उसका 1.5 to 2 उसका रिसोर्स। एनी मिनरल, ऑयल का अभी तक पता नहीं चला है, शायद ऑयल नहीं है उनके पास, लेकिन और जितने हैं मिनरल्स हैं, सोलर पावर है, रिवर पावर है, इरिगेशन है, सब कुछ भरपूर। जैसे अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सब कुछ है, बस चैनलाइज नहीं किया। 200 साल तक फ्रेंच और ब्रिटिश ने वहाँ रूल किया, तो वहाँ का जितना रिसोर्स था या तो ले गए, जैसे हिंदुस्तान से भी अंग्रेज लोग ले गए थे, हिंदुस्तान से ले गए, लेकिन यहाँ हिंदुस्तानी जरा ज्यादा काम करने वाले होते हैं। दे हैव रीबिल्ट देयर रिसोर्सेस। अफ्रीका में रिसोर्स बिल्ड नहीं हो रहा है, और वहाँ पर इतना झगड़ा है, स्पेशली ईस्टर्न अफ्रीका में, जिसमें कंपाला, युगांडा, मोजाम्बिक, ये सब जितने कंट्री हैं, सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ऐसे बेवजह एक दूसरे को मार देते हैं। वो सिविल कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ सिविल वॉर में है अफ्रीका, इसलिए डेवलपमेंट कम है। कोई ऐसा लीडर नहीं बना उनके यहाँ। कोई कंट्री में कुछ साल 2 साल के लिए बनता है, वहां पर उसको फिर असैसिनेट कर दिया जाता है। साउथ अफ्रीका अच्छा है, ओनली प्रॉस्परस कंट्री इन साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, लेकिन जनरली बहुत कमजोर है। मिडिल ईस्ट तो देखिए भगवान भरोसे है, पेट्रोल जब तक है, 2050 के बाद, 2060 के बाद क्या होगा वहां पर कोई नहीं जानता। बालू पेड़ के कड़वा तेल निकालेंगे और क्या। अजय साहब हाँ नमस्कार। ये राकेश मित्तल सर के प्रश्न को मैं ज्यादा ध्यान में था अभी तक। उन्होंने पैरामीटर्स के, इंडिकेटर्स के बारे में कहे, तो इंडिकेटर्स वो तो है। जैसे कोई कहता है कि ये देश अमीर है, भारत गरीब है, या भारत अमीर है, वो देश गरीब है, तो वो एक पहलू देखता है, सारे पहलुओं को लेकर वो नहीं देखता है। भारत, देखिए एक मिनट चेक करने की एक चीज मैं कहना चाहूंगा। सोशल डेवलपमेंट जो होता है, हर आदमी को 2000 कैलोरी का खाना जब मिलने लगे तो वो देश, वो पॉपुलेशन सेल्फ सफिशिएंट हो गया, डेवलप्ड हो गया। इंडिया में अभी तक 2000 पर हेड का पूरा नहीं हुआ। कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोग अभी भी 1200-1500 तक पहुंचे। अब कुछ लोग ओवर, जैसे कि अमेरिका में है कि 3500 कैलोरी का खाना है वहां पर एवरेज, तो वेस्ट होता है वहाँ, which is also not good for development. जी बस इतना ही कहना सर। कैलोरी इन फूड इज वन ऑफ द बेस्ट थर्मोमीटर्स ऑफ डेवलपमेंट। यकीनन कैलोरी तो है ही, लेकिन इंडियन कंडीशन इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज in term with regard to the developing countries. in Indian subcontinent में स्थिति ये है कि काफी डाइवर्सिटी है। बाकी कंट्रीज अब देखिए, जैसे थाईलैंड, अभी 1 महीना पहले थाईलैंड गया था, 20 दिन पहले, अभी 1 हफ्ता पहले मैं वियतनाम गया था, तो हर जगह का डेवलपमेंट पैरामीटर्स देखा, इंडेक्स देखा। सबसे ज्यादा गौर किया मैं वहां के लोगों पर, तो वहां छोटा देश है या बड़ा देश है, वहां लोगों में यूनिफॉर्मिटी है। तो एक रूल अगर आ गया तो उसको फॉलो करना मुश्किल नहीं है। भारत में कि देयर इज टू मच डाइवर्सिटी। अब कल्पना कीजिए, आपको कह दिया जाए कि हम में से किसी को भी कि आप 15 किलो झोला में भरकर ईंट पत्थर या कुछ भी 15 किलो तुम कैरी करो, तो कैरी आसानी से कर लेगा। लेकिन किसी दूसरे को अगर या उसी व्यक्ति को कहा जाए 15 किलो में से 1 किलो तुम ईंट, 1 किलो लोहा, 1 किलो लकड़ी, 1 किलो चायपत्ती, 2 किलो पानी, आधा लीटर दूध, ये सब लेकर के 15 किलो मिला के तुम चलो, तो उसके लिए चलना बहुत आसान नहीं होगा। उसको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। भारत उसी दौर में है, देयर इज सो मच डाइवर्सिटी। अब जैसे एक पॉपुलेशन है, अगर हम कहें कि चलो अब 2000 कैलोरीज आपने कहा सर, ये बहुत सही है, वो जरूरी है, लेकिन
ऐसे भी सोसाइटीज यहाँ पर है जो कहते हैं कि इतना खाना तो सरकार दे ही रही है, तुम काहे खिलाए, उससे बढ़िया कि 2 बच्चा और पैदा कर ले, या फिर एजुकेशन के लिए किसी भी चीज के लिए फंड आता है। तो हम किसी के ऊपर भी अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उसमें से कुछ पैसा ईयरमार्क्ड हो जाता है दूसरे नॉन प्रोडक्टिव चीज में, या वो सारे पैसे जो रिसोर्सेज आते हैं मिलते हैं सारे अगर उस परिवार में लग जाए और सीमित परिवार रहे, सीमित आकार का, तो उस परिवार का विकास होगा ही और होता ही है। और हमने देखा है यहाँ पर जो भी प्रसंस्कृत बुद्धि वाले लोग हैं सब में, चाहे कोई भी वर्ग है, इस तरह का विकास हुआ ही है। तो भारत में सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम डाइवर्सिटी का है। दूसरी बात ये है कि सरकारों का नेचर भी एकदम ही अलग अलग होता है। मुझे याद है 2008-9 की बात है, उस समय भारत का नॉर्थ ईस्ट जो है वो काफी डेवलप कर रहा था स्वरोजगार के मामले में। वहाँ बम्बू कल्टीवेशन होता था और वहाँ के लोग बम्बू ग्रो करते थे, कल्टीवेट करते थे, हार्वेस्ट करते थे और उससे प्रोडक्ट बना के काफी सेल्फ सफिशिएंट थे, लाइवलीहुड परफेक्टली उनको मिला हुआ था। अचानक सरकार के कुछ लोग गए उसके पहले क्या हुआ, चाइनीज फंडेड कुछ इंडियन साइंटिस्ट उठे और वो फटाफट पब्लिश करने लगे। मतलब जो होता है डायरेक्टेड पब्लिकेशन, आपको ये फंड दिया गया है, आपको बताना है, आपको ये प्रोड्यूस नहीं करना है, आप करोगे तो उसकी वजह से आपका देश का इकोलॉजी डैमेज हो जाएगा। तो उस तरह फंडेड पब्लिकेशंस बहुत सारे आए, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि सरकार को अचानक बैन करना पड़ गया। नॉर्थ ईस्ट में आप बम्बू की हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ तो हार्वेस्टिंग बंद हुआ। तो सवाल है, बम्बू का मार्केट इंडिया बड़ा बना हुआ था, चाइना डंप करना शुरू कर दिया बम्बूज और नॉर्थ ईस्ट के लोगों का लाइवलीहुड खत्म हो गया। तो मेरा फोकस उसी डाइवर्सिटी पर ही है कि अगर कोई भी कदम उठानी है तो उसको देखकर, सोचकर, समझकर करने की जरूरत है। जो आपने बात कही उसमें मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सोवियत यूनियन, स्टालिन जो था 40 साल तक वहाँ का प्रेसिडेंट रहा या डिक्टेटर रहा, ही कंट्रोल्ड 16 डिफरेंट नेशनैलिटीज। सबकी कैरेक्टरिस्टिक अलग थी। कजाक कुछ और करता था, यूक्रेनियन कुछ और करता था, उन लोगों की पढ़ाई अलग थी, खाना पीना, वेशभूषा सब कुछ अलग था, मोर डाइवर्स देन इंडिया। तो उसने ये फॉर्मूला बनाया था जो अब लिखित रूप में भी आ गया है कि डिक्टेटरशिप फॉर ए लिमिटेड टाइम फॉर ए लिमिटेड पर्पस इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री एज ए नेशन। इंडिया अभी तक नेशन नहीं बना है, इट इज ए कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ स्मॉल स्टेट्स which have they think that we are joined together somehow. इंडिया नाम है तो हम लोग सबको एक है, लेकिन टेम्परामेंट, ऑफिशियल आउटलुक, टाइप ऑफ ईटिंग, टाइप ऑफ इंटरेस्ट, टाइप ऑफ एजुकेशन बहुत अलग है। इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। अगर ये कंसोलिडेट हो गया तो 10% ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता एकदम। हाँ, बिल्कुल सर, यही मेरा कहना है कि एक बेसिक मिनिमम जो है वो एकदम आइडेंटिकल कर दिया जाए और बाकी जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी एंजॉय करें। नहीं कर सकते हैं साहब, डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिशियन 2024 के इलेक्शन के बाद सर कुछ अच्छे ऑप्टिमिस्टिक आसार नजर आ रहे हैं, कुछ हार्ड स्टेप लिए जाएंगे सर। और मैं राममोहन सर का और अजय जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो आई एम सॉरी टू शेयर विथ यू, जो 2008 में जो चाइना में जो सोनिया गांधी का जो एग्रीमेंट हुआ था, MOU हुआ था, उसमें यही था जो आप अभी बोले अजय जी। सारा जो 185 तो आइटम थे, सारे पर MOU हुआ था कि चाइना से ही इंपोर्ट होगा। आज की तारीख में जो राममोहन सिंह बोले, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि हमारा देश हर क्षेत्र में सनई बढ़ रहा है। इवन डिफेंस के मामले में भी हम लोग बहुत आगे निकल रहे हैं। चाइना भी अब केवल चोरी करके, टेक्नोलॉजी करके अपना डिफेंस मजबूत किया है। और जो अमेरिकन डीप स्टेट है सर, वो हमारे चारों तरफ, जैसे हाल में बांग्लादेश में इंडिया के खिलाफ भड़का रहा था, लेकिन इंडिया वहां कामयाब हुआ। और अभी लेटेस्ट बोल रहा हूं, चाइना भी बदमाशी कर रहा है माले में,
लेकिन फिर भी अपना देश सर अब इतना मजबूत हो गया है कि अंदर और बाहर बहुत अच्छे से हर चीज को कायदे से कंट्रोल कर रहा है। मैं मोटी मोटी बातें कर रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि मैं भी सर राममोहन सर के आशीर्वाद से मैं अच्छा अब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर देशभक्त बन गया हूं, हर तरह की जानकारी रखता हूं। तो अपना देश सर अब चाइना को आंख दिखा रहा है, चाइना डर रहा है इंडिया से। और मैं अधिक क्या कहूं, तारीफ कर रहा हूं अपने देश की। और फिलहाल अभी यही अपना वाणी विराम दे रहा हूं, फिर बीच में फिर बोलूंगा। थैंक यू सर। अच्छा, मेरे बात हो रही थी राममोहन साहब से, तो पता लगा कि सबसे पुअर मैंने ये स्टेट था मेघालय, और उससे भी नीचे हमारा बिहार गया है। और जबकि हमारे ऊपर इतना ज्यादा, हमारे पास इतना प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज है। और उन्होंने एक बात कही कि डिक्टेटरशिप के बिना सभी नेशन को, सब नेशन अलग अलग हैं, और किसी तरह से हम लोग कह रहे हैं कि इंडिया एज ए होल कह रहे हैं, लेकिन ये बात बहुत हमको जचा। और बिना डिक्टेटरशिप के, बिना हार्ड रूल के, और जो बता रहे हैं कि रशिया में जो शासन स्टालिन ने किया, उस तरह से बिना शासन के अब बिहार में तो खैर प्रोग्रेस करना मुश्किल ही है। कभी कोई कोई काम करना ही नहीं चाहेगा। यहाँ के लोग बाहर पढ़ के बाहर जाते हैं और खूब बड़े बड़े ओहदे पे और बहुत अच्छा नाम कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री खोले, हमारा एक आदमी ये जानना चाहिए। इतना पॉलिटिक्स, इतना भ्रष्टाचार है, इसको रोकने के लिए पता नहीं क्या करना होगा। और हमको ये सलाह बहुत अच्छा लगा कि ये नेशन को एज ए वन नेशन करके डिक्टेटरशिप रूल से स्ट्रिक्ट रूल बना के काम करेंगे तो इंडिया हमारा किसी से पीछे नहीं रहेगा। एक और आदमी कोई हैंड रेज किए हैं, उनका नाम दिखाई नहीं दे रहा है, इसके कुछ समथिंग, इसके वो कुछ। थैंक यू सर। क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बोलिए। अच्छा, पहले तो एक इतना सुंदर टॉपिक और प्रेजेंटेशन के लिए सर के मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत एक रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर आप डिस्कशन किए हैं। आपसे मेरा ये एक प्रश्न है कि हम लोग सभी जानते हैं कि चाइना इंडिया का एक बहुत बड़ा ओपोनेंट आ गया है, और हर तरफ से, हर दिशा से इंडिया के ऊपर वो अटैक कर रहा है, ये जियोपॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो। लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमिक के बढ़ोतरी के लिए क्या चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो इंडिया ने बॉयकॉट किया है, क्या इसे बॉयकॉट करने से हम इकोनॉमिकली अपने आप को आइसोलेट नहीं कर रहे हैं बाकी वर्ल्ड से? ये एक बात। और क्या हम, आपने नैम के बारे में बताया कि नॉन अलाइन मूवमेंट, आज के दुनिया में क्या नैम का कोई इंपॉर्टेंस रह गया है? इसे लेकर चलना और इसे आगे बढ़ाने की कोई जरूरत है या नहीं है, ये हम आपसे सुनना चाहेंगे। और ये आपसे विनती करेंगे, आप लोग कुछ ही देर पहले तानाशाही सरकारों के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग हिटलर के बारे में बात करते हैं कि कितने सारे ज्यूज के उसने मार दिए थे, लेकिन ये स्टालिन जी और उसके दोसर जो चाइना के माओ सेडोंग थे, उन्होंने अपने जिंदगी जब तक ये रूल कर रहे थे 15 to 20 मिलियन पीपल ऑफिशियल रिकॉर्ड मार दिए थे। फैमिलीज के ऊपर हमला हुआ था। जो भी इन लोगों के ऊपर बात करते थे, इसे जान से मार दिया जाता था। सिर्फ एक आदमी को नहीं, अगर आप अपोज करते हो तो आपके दादा, परदादा, भाई, नाता, चाची, चोची, जो भी है सबको मार दिया जाता था, सीक्रेट पुलिस की तरह। आज जो हम कह रहे हैं कि तानाशाही सरकार से हम आगे चल सकते हैं, सर से मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर आपके फैमिली के साथ ऐसा होता रशिया में या चाइना में, तो फिर भी आप तानाशाही सरकार चाहते थे कि एक तानाशाही सरकार आए और हमको आगे लेकर चले? ये ट्रू है कि रशिया को एक एग्रोनॉमिकल कंट्री से वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल नेशन में स्टालिन ने ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बदौलत उसने 20 मिलियन लोग को मार भी दिया था। क्या हम ऐसे डेवलपमेंट तरफ देखना चाहते हैं, या अमेरिकन जो मॉडल है जहां पर डेमोक्रेसी के बारे में हम बात करते हैं, यूरोपियन जो मॉडल है डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, हम इसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं? थैंक यू सर। तो सर राममोहन सर के पहले सर मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तब राममोहन सर को उसमें सहूलियत होगी।
राम मोहन सर का ये ही है गिवन द कंसेप्ट। मैं उनके कंसेप्ट को सैल्यूट करता हूँ। आपको जो डिक्टेटरशिप जो लानी होगी वो कायदे से लानी होगी, डेमोक्रेसी के कैमोफ्लेज में ही लानी पड़ेगी। जब 2024 में मोदी फिर आ रहे हैं तो सर बहुत सारी चेंजेस होने जा रही हैं। वो आपको स्वतः आपका डिक्टेटरशिप इन डिस्गाइज आ जाएगा। आपने जो स्टालिन और हिटलर का नाम लिया वैसा अपने देश में नहीं होगा सर। मैं राम मोहन सर के कंसेप्ट को बहुत आदर से मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मोदी जी जैसे आई एम सॉरी टू कोट हियर, जुडिशियरी को अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की समझ में आ गया है कि अब हम मोदी जी से पंगा नहीं ले सकते। मैं आपको बहुत बोल्डली कह रहा हूं, नंबर 1 ये जो कॉमन सिविल कोड है और जो सिटीजनशिप रूल है, ये सारे चीज धीरे धीरे आएंगे सर। और आपको आई एम सॉरी टू प्रेडिक्ट, ममता बनर्जी रास्ते पे आ जाएगी। बिहार तो अब बीजेपी का हो ही गया है सर, तो इवन साउथ में भी बीजेपी बहुत कायदे से काम कर रही है और डिक्टेटरशिप आएगा, लेकिन ये मारकाट वाले रूप में नहीं आएगा। स्टालिन के बारे में तो सर आप कम बोले। जो वहां जो रोड बनाया गया उसमें मरे हुए लोगों की हड्डियां उसमें डाली गई। आई एम सॉरी टू कोट इट। तो ऐसा नहीं होगा सर। मैं राममोहन सर को फिर सपोर्ट करता हूं। अपने देश में डिक्टेटरशिप आएगा, बीजेपी थोड़ी स्ट्रांग होगी। अब तो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 400 नहीं 500 तक भी आ सकता है। तो जब टोटल मेजॉरिटी रहेगी सर, तो डेमोक्रेटिक रूप में ही डिक्टेटरशिप आएगी और थोड़ी सी शक्ति बढ़ती जाएगी। और जो राममोहन सर बोले जो करप्शन है बिहार झारखंड में, एकदम सही बोले। हम तो इसको इस प्लेटफॉर्म पे खुल के नहीं बोल सकते हैं, मेरे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ हैं, तो बस यही मैं कह सकता हूँ। थैंक यू सर। जी मैं भी वही कहना चाहता हूँ। डिक्टेटरशिप एक होता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप, एक होता है सोशल डिक्टेटरशिप। सोशल डिक्टेटरशिप की तरफ हम जा रहे हैं, जो सोसाइटी इटसेल्फ खुद एक अपना लीडर चुनेगी और कहेगी कि जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। उस डिक्टेटरशिप के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मॉस्को में रह चुका हूँ 3 साल। मैंने देखा वहां पर, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि स्टालिन जैसा आदमी कैसे 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए, और खुद स्टालिन ने रूसी 1.5 करोड़ करीब मार दिए। तो 4 करोड़ तो मार दिया 20 करोड़ के पॉपुलेशन में। तो समझ जाइए कि कैसा खूंखार रहा होगा। लेकिन उसने साथ साथ डंडा लगाकर लोगों को काम करना सिखाया। हम लोग भी डंडा लगा करना सिखा सकते हैं, बट नॉट मिलिटरीली, बट बाय आइडियोलॉजिकली या पॉलिटिकली। पॉसिबल है, देखें होता है कि नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उत्तर। इवन नारायण मूर्ति जी ने कहा है अपने भारत देश में जो युवा वर्ग है वो 8 घंटा नहीं, अपने यहाँ जो एबीसी शिफ्ट है, जब तक हम लोग 10, 12, 16 घंटा नहीं काम करेंगे 24 घंटा में, तब तक हम लोग 10% ग्रोथ अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो उनका मैसेज ये था कि मतलब लोग मेहनत करें अपने देश में, और सारी चीजें हैं, केवल मेहनत करें। और जो राममोहन जी बोले थोड़ी सी वो डिक्टेटरशिप भी चाहिए, ताकि लोगों को डंडे मार के काम कराएं, तब अपना देश सब 10 या 12% तक ग्रोथ जा सकता है सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उमेश जोशी जी विद्वान लखनऊ। उमेश जोशी जी, वेरी गुड। उमेश जोशी जी, इसके बासु आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था। वेरी इम्प्रेसिव लेक्चर बाय राममोहन जी। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारे इस ग्रुप में बहुत अमिताभ प्रसाद जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और देखिए कि बिहार जैसे बीमारू राज्य से इतने अधिक आईएएस, आईएफएस और आईपीएस आ रहे हैं, तो लोगों में तो काफ़ी कुछ करने की इच्छा है और आगे शाइन भी करते हैं।
मैं अपने इस ग्रुप के अंदर भी कहना चाहूँगा कि राम मोहन जी ने जो कि एक एम्बेसडर रहे हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में रहे सर, और उससे पहले वो आईपीएस में थे। तो ऐसे कितने लोग हैं सर? 140 करोड़ की जनता अगर देखा जाए तो उसमें से कितने 1% ही गवर्नमेंट जॉब्स हैं, और 1% में भी 0.003% मैं समझता हूँ आईएएस आईपीएस होंगे। तो जहाँ आदमी अपने इंडिविजुअल एफर्ट से प्रयास करता है वो पा सकता है। ऐसी सर, जैसे मैं राम मोहन सर से बिल्कुल सहमत हूँ कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें हम बहुत ज़्यादा से लोगों पे डंडा नहीं चला सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी का मेन प्रिंसिपल ये है कि लोगों को बोलने की स्वतंत्रता हो, लोगों को लिखने की स्वतंत्रता हो, लोगों को धर्म की स्वतंत्रता हो। और ऐसी स्थिति में जो पॉसिबल एफर्ट्स हो सकते हैं वो सोशल अवेयरनेस से ही हो सकते हैं। भाई आज आप देखिए सर, पहले हर आज़ादी के बाद भी एक परिवार में 10 चिल्ड्रन होते थे। आज लोगों ने देख लिया है कि भाई अगर 1 या 2 चिल्ड्रन होंगे तभी हम परिवार आगे बढ़ सकता है। तो मान गए हैं लोग काफ़ी हद तक, और इस सेंस में भी लोग प्रयास कर रहे हैं। तो लोगों को अवेयर करके ही हम डेवलपमेंट करा सकते हैं। और सर, मैं अमिताभ जी के बारे में भी ये कहूँगा कि इन्होंने बहुत प्रयास किया। बिहार में डीओपीटी से करोड़ों रुपया भारत सरकार से ये सब कोऑर्डिनेट करके वहाँ लाए, और ट्रेनिंग को बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में कई सारी ट्रेनिंग कराई, जिससे कि सोशल वेलफेयर के अतिरिक्त एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को भी काफ़ी गियर अप किया। इनके रिटायरमेंट होने के बाद वो बिल्कुल ही बंद हो गया सर। इस समय वहाँ डीओपीटी में जो लिस्ट है उसमें बिहार का नाम बिल्कुल काट दिया गया है। बिहार को कोई भी ट्रेनिंग का फंड नहीं दिया जा रहा भारत सरकार की तरफ से, एज फार एज एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट्स आर कंसर्न। और ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें बिहार सिविल सेवा के, बिहार आईएएस सेवा के, बिहार आईपीएस सेवा के लोग ट्रेनिंग लेते हैं। तो जब टॉप लेवल के सर्विसेज के लोग ही मतलब इनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, किसके वो फंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, तो क्या आगे इसका जो परिणाम होगा वो 3-4 साल में ही दिखाई देगा कि एक तरह से बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को गियर अप करने में पीछे जा रहा है। तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। और राममोहन सर तो हम लोगों के बीच में आते हैं तो मैं खुद यूपी सिविल सेवा में रहा हूँ, मैं मुख्य विकास अधिकारी रहा, मैं जिला विकास अधिकारी रहा। मैंने देखा कि सर, कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अच्छे लोगों की संगति में जाइए, उनकी कंपनी में जाइए, आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए हमें पैसा चाहिए, हमें उत्साह चाहिए, और हमें जो है वो ज्ञान चाहिए। तो इन तीनों को प्राप्त करने के लिए आपको सरकार पे या अपने पेरेंट्स पे या लीडरशिप पे डिपेंड करना होता है। तो अगर लीडरशिप हिंदुस्तान में अच्छी होगी तो हम और भी तरक्की करेंगे। वर्तमान समय में विरोधी दल भी मानते हैं कि हिंदुस्तान काफ़ी तरक्की कर रहा है। जैसे सर ने कहा कि जीडीपी हमारी काफ़ी अच्छी है, वन ऑफ द बिगेस्ट हायर जीडीपी इन द वर्ल्ड। इवन अमेरिका एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज आर फार फार बिहाइंड एज फार एज द जीडीपी इज कंसर्न। तो मैं तो सर यही कहूँगा कि आप हैं, और आपके दिलीप सिन्हा साहब हैं, अखौरी माहेश्वर प्रसाद साहब हैं, नागेश्वर साहब हैं, अजय श्रीवास्तव साहब हैं, अमिताभ प्रसाद साहब हैं, डॉक्टर विद्यानाथ झा हैं। तो सर, अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो हमारा ये ग्रुप भी आगे चलेगा, और व्यक्तिगत इसका लाभ सुनने वालों को भी मिलता है। और बट नेचुरल है कि अमिताभ जी इस तरह के कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो जो इसको लोग बाद में भी देखेंगे उनको भी ये पता चलेगा कि राष्ट्र कैसे तरक्की करता है, हमारे हिंदुस्तान की क्या पोजीशन है अमंग द वर्ल्ड्स कंट्रीज। और हम इससे इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत कुछ तरक्की कर सकते हैं। सर, अगर आदमी या राष्ट्र तरक्की करना चाहे तो उसको कोई नहीं रोक सकता। आप जापान को ही देख लीजिए, जापान वाज कंप्लीटली स्मैश्ड आफ्टर द
2 bombs were bombarded there during in the Second World War. But Japan is one of the rising developed countries because of efforts done by the citizens of that country, जापान. और आज जापान खुद एक ट्रेड मार्क है. कहते हैं कि सर ये 1 Japanese equal to 7 Indian. How far this is correct, I am not going to go the further details of it. लेकिन आदमी के एफर्ट से ही उसकी इच्छा से ही वो राइज कर सकता है, वो राष्ट्र भी राइज कर सकता है. तो मैं राम मोहन सर से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप इस तरह की वार्ताएं, चाहे आप बाहर भी चले जाएं तब भी सर, क्योंकि आजकल तो जमाना टेक्नोलॉजी का है, आप वेबिनार के माध्यम से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. तो थैंक यू अमिताभ जी, थैंक यू टू एवरीवन. मैं जो उत्तर प्रदेश से मेरे सहयोगी यहाँ पर हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ. ब्रजमोहन प्रसाद साहब, इनके ये खुद ही एक बहुत अच्छे मैनेजर हैं. तो बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच. उमेश सर, आपके सपोर्ट में मैं कुछ कहना चाहूंगा सर. यस यस उमेश सर, आपने जो अच्छी अच्छी बातें कही, मैं उसका जीता जागता एग्जाम्पल दे रहा हूँ HEC का ही सर, बिना नाम लिए. जी हाँ, जी हाँ. भारत सरकार की स्कीम थी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए. HEC को भी उसमें चुना गया, 50 करोड़ रुपया का आवंटन भी हुआ. बहुत पर्दे में कह रहा हूँ, बिना नाम लिए. जो यहाँ के CMD थे वो चाह रहे थे आफ्टर रिटायरमेंट हम उस कंपनी के CEO बन जाए. उन्होंने उसी में हेरा फेरी शुरू कर दी. आपको हैरत होगी, इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहा हूँ इसीलिए खुल के बोल रहा हूँ. CMD और एक लेडी डायरेक्टर फाइनेंस थी. डायरेक्टर फाइनेंस ने इस चीज को पकड़ लिया कि HEC का पैसा साइफन होके जा रहा है उस करप्शन में. इस कारण मैं बहुत भारी दिल से बोल रहा हूँ, HEC में आज के तारीख में ऑफिसर को, वर्कर को 20 महीने की सैलरी नहीं मिली है. HEC बंद होने के कगार पर है. और वही भारत सरकार की स्कीम अभी भी है, लेकिन और मैं इशारे में बोल रहा हूं तो चीजें अच्छी हैं. वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सारी चीजें मालूम है. CMD और डायरेक्टर पर पूरी CBI जांच हो रही है कायदे से. और ये मैं बहुत अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं सुपरफिशियल बात कर रहा हूँ, गहराई में जाना के बोलना अच्छा नहीं लगता है. तो करप्शन जो है सर, वो अपने हमारे गवर्नमेंट के स्कीम को बर्बाद कर रहा है. थैंक यू सर. नहीं, बहुत सही सर. अच्छा, जोशी साहब, आप खुद MSc फिजिक्स में हैं सर, और नेत्रहाट इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं जहाँ के चंद्रेश्वर खान साहब हैं. आदमी अगर इनिशियल लेवल पे ही तरक्की की राह पकड़ लेता तो उसको कोई रोक नहीं सकता. थैंक यू. अच्छा जोशी साहब, आपने कहा कि बिहार को मतलब फंड देना DOPT बंद कर दी है, ये कैसा मतलब, कैसे, किस आधार पर? नहीं, देखिए कि उनके बिहार गवर्नमेंट ने, जहां आप थे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहां से कोई भी प्रपोजल, ना तो ट्रेनर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, ना स्टेट कैटेगरीज के लिए डिमांड की जा रही. तो बट नेचुरल है कि वो अलूफ हो गए, वो अपने आप ही कट गए. ये मेरा कहना है. हाँ, तो वही मतलब हम इन लोगों को, जितने भी डायरेक्टर जनरल थे, जितने भी थे, इवन मुख्यमंत्री को भी हमने कन्विंस किया कि ये ट्रेनिंग टेक्निक से लोगों में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी आएगी, पर्सनालिटी बढ़ेगी. बहुत से लोगों को हमने लोगों ने ट्रेनर बनाया. आप भी बहुत आए थे हमारे कोर्स में. लेकिन यहाँ के अभी जो हमारे जगह पे जो लोग आए हैं वो लोग बोलते हैं कि ये सब ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता. प्रपोजल भेजते ही नहीं है, प्रपोजल भेजते ही नहीं है. और करोड़ों रुपया DOPT लेके बैठी हुई है, और इसको पता नहीं वर्कशॉप कौन देगा, किसको समझाया जाएगा. अब के पाठक आए हुए हैं, वो पता नहीं क्या क्या ट्रेनिंग करा रहे हैं. और कितना 1450 करोड़ रुपया भी मिला है. मतलब एक नई बिल्डिंग बन रही है, गया में एक बना. वो सब पैसे का, तो पैसा की कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं ये लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्या करते हैं.
और कैसे कितना हम लोग जो ट्रेनिंग कराते थे और अभी जो ट्रेनिंग हो रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो एक आदमी ही बहुत कुछ कर सकता है। हम सारे डीजी को कन्विंस करते थे, इसमें कभी कभी उन लोगों का स्कॉल्डिंग भी सुनते थे, लेकिन वो लोग बाद में कन्विंस हुए थे और आपने देखा था। तो ठीक है, अब ये लोग डीओपीटी से करने की उतना मेहनत कौन करेगा? उतना स्टडी मटेरियल को सजाइए, उस पैसे का हिसाब दीजिए, उस पे सारे रिसोर्स पर्सन के रहने का इंतजाम कीजिए, एक ग्रेड का व्यवस्था कीजिए। और कोई कोई आदमी मेरा दिल्ली से भी दुश्मन हो गया था। वो लोग मतलब कि फंड, ये मतलब कि अमिताभ जी अब इतना मैंने रिसोर्स पर्सन को ज्यादा पैसा दिलवा देते हैं, ये करते हैं, कितना मतलब हमारा शिकायत भी करता था। लेकिन करते करते लेकिन डीजी लोग हमको फेवर करते थे, वो लोग सारी बात समझते थे। उस समय हम आईना की तरह सब अकाउंट्स बने, सब चीज रखते थे। और मेरे जाने के बाद तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है कि ये ट्रेनिंग होना चाहिए, और नहीं नहीं, यही ठीक है ट्रेनिंग अमिताभ जी, बाहर मैंने राम मोहन साहब से रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि आप नोएडा में हैं और सर इतने इन्फ्लुएंशियल हैं, और एज ए आईएएफ मेरे समय में जब मैंने ग्रेजुएशन पोजीशन किया था, उस समय भी आईएफएस आईएएस आईपीएस में टॉप रैंकर्स को ही मिलता था, और आज भी वही स्थिति है। तो जब ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हमारे बीच में हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी, इतना ही मैं कह सकता हूँ। और आप अपना प्रयास अच्छा रखें। राम मोहन सर जैसे आपके अजय श्रीवास्तव साहब हैं, नागेश झा सर हैं, चंद्रशेखर खान साहब हैं, अखोरी माहेश्वर प्रसाद हैं, डॉक्टर विद्यानाथ झा सर हैं, इन लोग ब्रजमोहन प्रसाद सर हैं, अच्छे लोग हैं, और भी बहुत सारे हैं। इनको लाइए और वार्ता कराइए, यही इस समय आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। थैंक यू सर। राममोहन सर, आपने आज बताया कि इंडिया पोजीशन विद रिस्पेक्ट उमेश सर, एक सर छोटी सी बात मैं थैंक यू वेरी शेयर मच कर रहा हूँ सर। एक छोटी सी बात राम मोहन सर के फेवर में कर, तो झारखंड के करप्शन में नेतरहाट स्कूल के मेन बिल्डिंग का 10 करोड़ में रेनोवेशन होना है। उस 10 करोड़ में कमाने के लिए अभी मतलब अगेन सुपरफिशियली बोल रहा हूँ, मारपीट चल रही है सर। मतलब हमें इतना दुख हुआ, मैं अपने को किनारे कर लिया कि मतलब यही हाल है सर करप्शन का। ये सिर्फ झारखंड में नहीं है, सब जगह यही हाल है। मुझे भी एक बात उठानी है, मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। हाँ जी पूछिए। हाँ, ऐसा है कि फॉरेन सर्विस में थे राम मोहन सर। अभी जो दुबई में COP28 हुआ है, 28वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसमें एक बात आई है कि इंडिया और चाइना दोनों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 2000 शायद साल है 2050 कि तब तक 3 गुना रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोडक्शन है तो बढ़ाया जाए। उसी में ये बात भी है कि कोयले का जो है यूज अभी भी इंडिया में 70% के आसपास होता है और एनर्जी नीड्स, और बाकी जो है 30% वो रिन्यूएबल एंड अदर सोर्सेज से होता है। तो क्या इसमें कोई लिंक है कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो 3 गुना किया जाए और कोयले का जो है धीरे धीरे मान लीजिए उसका भी कम हो रहा है, तो इसका लिंक क्या है, ये समझ में नहीं आ रही है बात। इसका लिंक है, देखिए एक पुरानी बात मैं रेज करता हूं, जैसे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में। इंडिया ने 1974 में जो न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट किया, जो टेस्ट किया था, उसका 98 में किया, तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान के अगेंस्ट में, भारत के अगेंस्ट में थी, सैंक्शंस लगे। तो इंडिया का आर्गुमेंट था कि आप करें तो आपके लिए परमिसिबल है, हम करें तो हम रेनेगेड हो गए, मतलब कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो सिमिलर ये इंडिया और चाइना और कॉप का जो था, तो कंट्री जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं कोल का परसेंटेज वाइज, जर्मनी है, यूके है, पता नहीं लगता है लेकिन करते हैं। यूएस में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग तो इसके बिना नहीं चलेंगे, लेकिन इंडिया और चाइना बड़े देश हैं, इनको रोकना चाहिए।
इसीलिए हमने इंडिया ने नहीं साइन किया कि आप दूसरों सबको रोकिए तो हम भी रोकेंगे। जैसे सबको कहा गया कि न्यूक्लियर बम नहीं बताएगा, तो हम पर वो लागू नहीं होता है। उसका एनालॉजी वही है, इट कैनॉट बी, द रूल कैनॉट बी ओनली फॉर द फेवर्ड फ्यू। यस यस, रूल नहीं, अदर कंट्रीज ने, और मैं राम मोहन सर के सपोर्ट में मैं एक और केवल जानकारी दे रहा हूँ सर। जरा मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। में 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने हैं। हाँ, ज्यादा सर 35 का सुना। अचीव कर लेंगे, लेकिन जो राम मोहन सर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, एकदम सही बोल रहा है। और इंडिया आराम से टारगेट अचीव कर सकता है। साइन नहीं करने का यही मतलब था, अमेरिका को नीचा दिखाना। थैंक यू सर। नहीं, उसमें ये है कि लाखों श्रमिक जो हैं, जो कोयला खदानों में काम करते हैं, वो दोनों ही देशों में बेरोजगार हो जाएंगे। तो लेकिन ये लिंक मैं समझना चाह रहा था कि कोयला तो इंडिया ने बाहर से मंगाना बंद कर दिया या बंद करने वाला है। नहीं, अभी अपने 10 साल लगेगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया खुद इसका, हाँ, खुद अपना जो इसका रिसोर्स है उसको अब यूटिलाइज कर रहा है। तो ये लिंक दोनों के बीच में मैं लिंक जानना चाह रहा था, वो स्पष्ट नहीं हो रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी 3 गुना हम बढ़ावेंगे, इंडिया कर सकता है इस काम को, कर रहा भी है, लेकिन फिर भी उसने हस्ताक्षर नहीं किया। तो कहाँ, कुछ तो आपने स्पष्ट किया है, लेकिन इसको जरा हम और चाहते हैं कि स्पष्ट किया जाए। नहीं, बहुत डिटेल नहीं करने का पर्पस था, अमेरिका को दिखाना था, प्रिंसिपल अमेरिका की दादागिरी को कम करना था। अच्छा, एक बार राम मोहन साहब बोल रहे हैं। राम मोहन साहब जी। नहीं, हमने ये कहा कि एकदम डिटेल्स में तो मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट्स या स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन जनरल फीलिंग यही है कि वर्ल्ड ओवर इंडिया को दबाना चाहते हैं, स्पेशली अमेरिकन लॉबी जो है, जो अमेरिका ब्रिटेन का लॉबी है, या उनके साथ कुछ और, जर्मनी भी आ जाता है, फ्रांस नहीं आता है। वो कहते हैं कि हम जो करते हैं वो ठीक है, लेकिन तुम कैसे कर सकते हो। ये एटीट्यूड जो है न्यूक्लियर बॉम्ब में भी है, सुपरसोनिक मिसाइल्स में भी है, और न्यूक्लियर सबमरीन्स में भी है। और उस वही एनालॉजी लेके फॉसिल फ्यूल का यूज इंडिया, जहां तक हम लोग को बहुत, नीति आयोग में भी 2-4 लोगों से बात हुई थी कि एकदम ऑन ट्रैक है कि 1940 to 42 में इंडिया जो है सो सस्टेनेबल फॉसिल फ्यूल यूज करने लगेगा। लाइक जैसे कि लकड़ी या अल्कोहल से बेस्ड एनर्जी करेगा, जो वेजिटेशन बेस्ड एनर्जी सोर्स है, जो कार में यूज होगा। बहुत तरह के प्लान्स हैं, लेकिन इंडिया कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। इंडिया हैज बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर एवरीथिंग। सिक्योरिटी काउंसिल हमारे एटम बॉम्ब के लिए, हमारे सुपरसोनिक मिसाइल के लिए, सबमरीन्स के लिए, और टेरिटरी के लिए भी। तो जनरल आइडिया है, डिटेल में चाहिए तो मैं कुछ पढ़ लिख के बतला सकता हूँ, अभी मेरे पास ऑफ हैंड नहीं है। हाँ, ये बात अखबारों में भी क्लियरली नहीं आई है। रिन्यूएबल एनर्जी वाली बात तो स्पष्ट है कि 3 गुना बढ़ावेगा, इंडिया भी बढ़ा लेगा, तो उसमें तो कोई इंडिया को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके साथ कोयले वाली बात लिंक्ड है, ये बात अखबारों में नहीं आ रही है। देखिए, इंडिया अब तो कोयला इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से करीब आधा कोयला आ रहा है इंडिया के लिए। अपना यूज नहीं करता है, दूसरे का यूज करता है। वैसे इंडिया के पास है, इंडिया के पास अगले 500 साल के लिए कोयला है, लोग कहते हैं। Like BJP on Kejriwal, BJP offered ₹20. मैं राममोहन साहब के सामने में बोलने की हिम्मत कर रहा हूं, क्योंकि इसमें गलती भी हो सकती है। अमेरिका के पास में सबसे अधिक तेल, सबसे अधिक कोयला, सबसे अधिक लकड़ी है। सबका खत्म करवा देगा और वो धीरे धीरे बहुत अधिक दाम पर इन चीजों को बेचेगा। तो इसका राज जो है कि वो किसी पर निर्भर नहीं करता है, उस पर सब निर्भर करते हैं।
तो ये आत्मनिर्भरता जो प्रारंभ में ही राममोहन साहब ने बताया कि हम जब अपनी चीजों का, अपने रिसोर्सेज का बढ़िया से इस्तेमाल करने लगेंगे और वो आत्म गौरव, आत्म श्रद्धा, आत्म प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और एक ऐसा नेतृत्व लगातार काम करेगा जो नेशनलिस्ट हो, जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि हो, तो चीजें जो हैं आसान हो जाएगी। जब तक ये चीजें नहीं होती हैं तब तक सर यहाँ पर एक ही मैं ऐड कर दे रहा हूँ, अमेरिका का जो 70 मिलियन का जो था रिजर्व था, वो यूक्रेन वार के कारण, सैंक्शन के कारण 40 मिलियन हो गया है। तो अब अमेरिका खुद छटपटा रहा है, उसका जो पेट्रोलियम रिजर्व था, जो स्टॉक था, वो घट गया है। उसको रिकूप करने के लिए अब वो हाथ पैर मार रहा है। मैं इस पर बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी, इसलिए अधिक नहीं बोल रहा हूँ। तो अमेरिका की भी हालत अच्छी नहीं है, वो भी अपना रिजर्व को फिर रिकूप कर रहा है सर। थैंक यू सर। अमेरिका में 2% ग्रोथ आ गया, अब उससे बुरा क्या हो सकता है उसके लिए। ब्रिजमोहन जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? ब्रिजमोहन प्रसाद जी रांची से। ब्रिजमोहन प्रसाद जी, आपका माइक म्यूट है। राकेश भट्ट जी, आप बोलना चाहते हैं? कल राकेश भट्ट जी का कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट पे है, तो कल हम लोग फिर इकट्ठा होंगे और हमारे जितने भी न्यू कमर्स हैं, सब न्यू कमर्स को हम अपना नंबर दे देना चाहेंगे ताकि हम उसको अपने ग्रुप में एडमिट कर सकें। तो प्लीज अपना नंबर, मेरा नंबर लिख लीजिए प्लीज। जितने भी न्यू कमर बच्चे हैं वो मेरा नंबर लिख लें, 9525614973 9525614973। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा और ये 2 महीने बाद हुआ। 2 महीने बाहर गया था मैं, लेकिन इतना सुंदर और इतना बढ़िया, हमारे ख्याल से जोशी जी इसका रिकॉर्डिंग करवा देंगे और ये रिकॉर्डिंग हमारे बहुत काम आएगी। सभी लोगों ने बहुत अच्छा बोला। राममोहन जी ने तो एकदम एक्सेस ही मतलब सब चीज को इतना बढ़िया से जवाब दिया। और ये एसके बोस या कौन आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो मैं चाहूंगा कि और लोग भी जो प्रश्न करना चाहें करें, वरना आज प्रसाद साहब को हम लोग मिस कर रहे हैं। प्रसाद साहब का अंतिम वो सब कंक्लूजन बहुत अच्छा होता था, शुरुआत भी बहुत अच्छा होता था। हमको नागेश जी से पता चला उनके पैर में बहुत असहनीय दर्द है, जिसकी वजह से उन्होंने उनके लिए प्रेयर किया था और दवा भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी चल रहा है। तो मैं, और यदि कोई और कोई प्रश्न पूछना चाहें तो प्रश्न पूछें, वरना मैं चाहूंगा कि कल के मीटिंग में आप सब कोई आइएगा। कल के मीटिंग में डिजास्टर, क्योंकि राकेश भट्ट साहब कश्मीर में डिजास्टर मैनेजमेंट का वो कर रहे हैं ट्रेनिंग, तो कश्मीर में करना अपने आप में एक नई बात है। वहां पर ऐसे ही उतना संघर्ष है। तो हम लोग राकेश भट्ट साहब की बात को सुनेंगे। अजय साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, ये राममोहन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाँ बोलिए। ये सैकत बसु जो है, सैकत कुमार बसु, ये कनाडा में साइंटिस्ट है, कनाडा से ज्वाइन किए हैं। अच्छा, कनाडा से ज्वाइन किए। अच्छा, जबरदस्त स्पीकर है। एक उनका लेक्चर हमने रखा था यहाँ पर पटना कॉन्फ्रेंस में पिछले महीने, जबरदस्त लेक्चर दिया था इन्होंने। अच्छा, इनको आप रखिए। एग्रीकल्चरल स्टेटस ऑफ इंडिया विज़ावे कनाडा, इस तरह का एक टॉपिक रखिए और सैकत बसु को बुलाइए। हाँ, इसके बसु का नंबर दे दीजिएगा।
हाँ, नंबर हमको दे दीजिएगा जिससे कि हम उनसे कांटेक्ट करें और उनको उनका सुने, क्योंकि उनका प्रश्न बहुत इम्प्रेसिव था और बहुत सुंदर जवाब राम मोहन साहब ने दिया। तो मैं चाहूंगा कि चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी अब सुन लिया जाए। चंद्रेश्वर खान साहब का ऑपरेशन हुआ और गोल्ड ब्लैडर का, बहुत अस्वस्थ थे, भगवान उनको लंबा उम्र दें ये प्रार्थना करते हैं। उनसे हम अफ्रीका में थे तब भी बात होती थी। तो प्रसाद साहब को तो हम लोग मिस करते हैं, उनकी भी लंबी उम्र की हम लोग प्रार्थना करते हैं। और मैं चाहूंगा खान साहब कुछ हम अमृत बानी से इसको समराइज करें। प्रसाद साहब, ये खान साहब। अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ब्रजमोहन जी आप बोलना चाहते थे कुछ? हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कह लिया जाए। नहीं ठीक, उनका माइक म्यूट है, वो हाथ रेज किए थे लेकिन अभी बोल नहीं पा रहे हैं। ये हम लोग गौर करेंगे, हम लोग थोड़े कम लोग बचे हैं। हाँ जी, हमने सेकंड बसु का फोन नंबर डाल दिया है। हाँ, किसमें? ये इसी में चैट में। अच्छा, हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा ना, तो उसको इन करने में सुविधा होगी। ओके। हाँ, चंद्रेश्वर खान साहब जी, बस 1 मिनट भी नहीं, इससे भी कम। आज की वार्ता विकास वार्ता थी, और चूंकि विकास वार्ता है तो हम गौर करेंगे कि सारी विकास की जड़ जो है वो ऑल डेवलपमेंट इज सेल्फ डेवलपमेंट, वेदर इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल, नेशन और वर्ल्ड। तो ये जो गुड नाइट सामने आया, एंड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट वी आर इंटरलिंक्ड, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये भी उभर करके आया कि जुड़ना कितना जरूरी है। यदि हम जुड़ेंगे नहीं तो हम टूटेंगे, और इसी से अपने यहाँ डेवलप किया गया था वसुधैव कुटुंबकम। अंत में हमें वहां आना पड़ेगा। बहुत मारपीट हम लोग कर रहे हैं, कभी चुप होकर के कर रहे हैं, कभी उग्र होकर के कर रहे हैं, लेकिन सबका जब भला होता है तभी कोई भलाई होती है। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि भला जब हम बनेंगे तो भला उलट करके लाभ देता है, भला सब लाभ बन जाता है। आज हम लोगों ने बहुत लाभार्जन किया, बहुत चीजों को सीखा। इसके लिए आयोजक श्री अमिताभ जी, वक्ता श्री राम मोहन जी और प्रबुद्ध, और उसमें भी प्रबुद्ध जो अब तक बैठे हुए हैं, ये बहुत सीखने की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और आज की रात में हम अपने भी मंथन करें कि इन गतियों को कैसे हम बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमिताभ जी। हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम, बहुत अच्छा लगा। और देखिए आज लग रहा है कि हम लोग 2 महीना से मिस कर रहे थे, और 2 महीना हम लोग ये सब वार्ता से बहुत अच्छा भाषण सर आपका। और फिर शुरू किया तो कितना बढ़िया बढ़िया विचार आया। और जब अच्छा विचार होता है तो हाथ पैर सीधे काम करने लगता है, और सपोर्ट ऊपर वाले का ऑटोमेटिक मिलता है। हम लोगों ने केवल प्रॉब्लम ही नहीं रखा, उसका सॉल्यूशन भी हम लोगों ने रखा। और हो सकता है कभी हम लोगों का छोटा छोटा सॉल्यूशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो बहुत काम आ जाए। और फिर हम लोग ये एक सपना नहीं, मतलब एक सच्चाई भी है कि फिर से हम लोग एक जागृति इस उम्र में भी ला सकते हैं। ये हम लोगों में शक्ति है, और हमने महसूस किया है। ये 2 महीना हम बहुत खाली खाली महसूस कर रहे थे, और सबको ही कर रहे थे, सबका फोन आ रहा था।
और कल हम लोग राकेश भट्ट साहब को सुनते हैं और कश्मीर में उन्होंने डिजास्टर को कैसे मैनेज किया है इसको सुनेंगे। कल हम सबसे आग्रह करते हैं कि आप सभी कोई आकर के अपने अपने विचार रखेंगे और वॉट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय मिस्टर डॉक्टर राकेश, वो उसमें जो इफ यू वांट टू ऐड समथिंग वी विल वेलकम दैट और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने का भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम सभी को, सभी बुजुर्गों को चरण स्पर्श, और ब्रिजमोहन जी भी आए, उनको भी नमस्कार। हम लोग सब कोई आएंगे। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम 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 प्रणाम। थैंक यू, सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।